रात के 12 बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज़्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक कराहती आवाज़ सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वह वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। विक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ाकर उठी। सिर बुरी तरह बोझिल हो रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा न लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर अन्नू नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लें। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थीं जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विक्की मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया है। जब से मेरी छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। क्या विक्की कभी ऐसा कर सकता है? उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था।
भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों ओर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर यह कैसे खुल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विक्की भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो विक्की तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अन्नू दीदी, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और ख़ुद ही मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विक्की मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही ख़ास तेल है, ख़ास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वज़न रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी।
जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वह फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अन्नू, आप उठ गईं? मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर गई। वह हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने यह पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। उसने कहा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा हो गया। उसी रात मैंने वे पैसे पापा को दे दिए। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यह देखकर हैरान थी कि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यह क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तुनक्कर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा, खाना तैयार करो। ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी? विक्की का यह रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वे सभी विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डरकर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वे गए, मैं विक्की पर फट पड़ी। दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वह अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। विक्की के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वह कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चिढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विक्की की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थीं। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोलीं तो देखा कि विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। विक्की के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था
यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विक्की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और विक्की के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन विक्की मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? विक्की मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वह मेरा सौतेला भाई है। विक्की मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं। विक्की जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विक्की का नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठा, यह किसका था? मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया। उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही मैं उस तेल को सूंघी, बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ बाप घर लौट आए थे। मैंने तुरंत अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वे मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे विक्की को पैसे देकर चले जाते। यह देखकर मैं पूरी तरह टूट गई। गुस्से और सदमे में मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी यह सब देखकर दौड़ कर आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुस्से में कहा, होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैं रोते हुए चिल्लाई, आप देखिए यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विक्की को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विक्की गुस्से में चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया, अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। यह सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी भी उस घर में लौट कर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था। मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया, मगर विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था वह मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सकें।
मैं अपने सभी सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला न छोड़ें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी, जो अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी? मैंने उसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वह मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क आरती की रहें। शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजा जी भी काफी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि जीजा जी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थीं। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजा जी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थीं, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोलीं, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोलीं, मेहमान, आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आईं और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजा जी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराईं और वहां से चली गईं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जिज्जू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जिज्जू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकीं और बोलीं, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जिजू ने कमरे से आवाज़ लगाई, आरती, पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जिजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जिजू के कमरे में चली गईं। मैंने सोचा, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आईं। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं,
तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर